हेलो बच्चों, जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग 10वीं कक्षा का 2025 में एग्ज़ाम देने वाले होंगे और अगर आप बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड में एसएसटी में एक टॉपिक आता है आपदा प्रबंधन। बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारी क्वेश्चन याद कर लेते हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन में जो है आपको फिक्स्ड 25-30 प्रश्न ही याद करना रहता है, जिससे आपका जो है पूरा एग्जाम क्लियर हो जाता है, खास करके सब्जेक्टिव में। तो वो टोटल जो है हम 40 क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं और उस 40 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और इस 40 क्वेश्चन में आप याद कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो आपका जो है एग्जाम में आपदा प्रबंधन का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये जो 40 क्वेश्चन हम तैयार किए हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, पूरा प्रीवियस ईयर है, तो यही 40 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ लेना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के नीचे में जाकर, वीडियो के नीचे में जाकर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको हम पीडीएफ दे देंगे। ये हमारे संस्था की तरफ से, जीनियस स्टडी पॉइंट की तरफ से पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पहला प्रश्न सबसे पहला आता है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो आप जब आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये तो आना लाजमी बात है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आपदा क्या होता है कि जब कोई प्राकृतिक घटनाएं होती है, वैसी प्राकृतिक घटनाएं जिससे हमें माल जाल की हानि होती है, जिससे हमें हानि होती है, उसे हम लोग कहते हैं आपदा। समझ में आया? वैसी प्राकृतिक घटनाएं जिससे हमें हानि होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? आपदा। जैसे भूकंप आ गया, जैसे बाढ़ आ गया, अभी बाढ़ आया हुआ है, हमारे बिहार के बहुत सारे क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है, बाढ़ में डूबा हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं आपदा। और उस आपदा को तो रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो हानि है, उसको कम किया जा सकता है। उसको कम करने के जो उपाय होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रबंधन। तो ये आपदा और जो प्रबंधन, ये दोनों मिला हुआ है क्या है? तो प्राकृतिक घटनाओं के रोकथाम के जो उपाय होते हैं उसे हम लोग कहते हैं आपदा प्रबंधन। तो देखिए, आपके जो यहाँ पर पीडीएफ में क्या लिखा गया है कि आपदा एक ऐसी घटनाएं हैं जिसके प्रकृति में घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में जान माल, प्राकृतिक संसाधनों आदि का क्षति होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, आतंकवाद, आगजनी इत्यादि, ठीक है। तो वैसा जो आपदा किसे कहते हैं? तो प्रकृति में घटित वैसी घटनाएं जिससे हमें हानि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा होते हैं और एक मानव जनित आपदा होते हैं। तो प्राकृतिक आपदा क्या का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है उसे हम लोग जो है प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी हो गया, ये सब किसका श्रेणी में आता है? तो ये सब जो है प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार दूसरा जो आता है मानव जनित आपदा। तो वैसा आपदा जो मानव की गलतियों के कारण होता है या मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है, वैसा आपदा या वैसा घटना जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में उत्पन्न हो, मानव निर्मित आपदा कहलाता है, ठीक है। तो वैसी आपदा जो मानव की क्रियाकलापों के द्वारा होता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद, सबसे बड़ा दिक्कत हमारे भारत का है आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, आग लग जाना किसी मानवीय गलती के कारण, तो उसको कहते हैं क्या? मानव जनित आपदा। आपको याद हो गया होगा आपदा किसे कहते हैं और प्रबंधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं या मानव जनित, मतलब आपदा जो आता है उसके रोकथाम के जो उपाय होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए, यहां कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है क्यों? जिससे जो है हमें कम माल जाल की हानि हो, हमें कम क्षति हो। तो इसका आंसर हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदाओं से होने वाले क्षति को कम किया जाए या इससे बचा जा सके। किसी भी प्रकार का आपदा घटित होने से
जान माल का बहुत अधिक क्षति होता है, लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर आपदा से होने वाले क्षति को कम करना ही आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो आपदा से क्या होता है कि देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है जिससे जो है आपदा से होने वाले क्षति है उसको कम किया जाए, लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दिया जाए, प्रशिक्षित कर दिया जाए कि हाँ, अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आप ये रोकथाम उपाय कर सकते हैं। जैसे आपको जो आप देखे होंगे कि बहुत सारा जो फायर डिपार्टमेंट एक अभियान चलाते हैं, हमारे कॉलेज में भी आया था कि वो जो है गैस सिलेंडर में आग लग जाता है, उसको रोकने या रोकथाम के उपाय या अगर उससे बचने का क्या उपाय है, उस प्रकार की आपदाओं का जो है हमको करके दिखाया था, हमको समझाया गया था कि हाँ, इस प्रकार से आप बच सकते हैं। तो आपदा का हमकी आवश्यकता है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदाओं से होने वाली क्षति को कम किया जाए, ठीक है, या इससे बचा जा सके। किसी भी प्रकार का आपदा के घटित होने से जान माल का बहुत अधिक क्षति होता है, लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर आपदा से होने वाली क्षति को कम करना ही आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि इसको मिटा देते हैं। आगे का प्रश्न बोलता है कि बाढ़ से होने वाले हानियों की चर्चा करें। ये टोटल जो प्रश्न है आपको प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो आप जो है एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बाढ़ से होने वाली प्राकृतिक होने वाले हानियों की चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो बाढ़ एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है जिससे निम्नलिखित हानियां होती है। बाढ़ से क्या क्या हानि हो सकता है? देखिए आप भी अपने तरफ से हो, जो हम बता रहे हैं वो आप नहीं लिखिएगा, आप भी अपने तरफ से कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे, यहां पर आप देखिएगा तो कह रहा है कि पहला सबसे हानि हो जाती है उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव से फसलों का क्षति हो जाता है। जो बाढ़ आता है तो बाढ़ से जो उपजाऊ भूमि पर क्या होता है, लंबे समय तक जल जमा हो जाता है, पानी जमा रह जाता है, जिस वजह से उस भूमि पर जो है फसल नहीं हो पाता। उस भूमि पर क्या नहीं हो पाता है? फसल नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे का दिक्कत क्या हो जाता है? वनस्पति, जीव जंतु आदि की मृत्यु हो जाती है। महामारी के रूप में मलेरिया, हैजा और चेचक आदि जैसे रोगों का बाढ़ के बाद फैलना। परिवहन व्यवस्था जैसे सड़क और रेल मार्ग आदि का टूट जाना। पांचवा कारण है कि मकान एवं संसाधनों आदि का बाढ़ में क्षति हो जाना, ठीक है। तो ये 5 कारण आप बता सकते हैं, आप अपने तरफ से भी कारण जोड़ सकते हैं। पहला कारण तो आपको बता दिए कि भाई अगर बाढ़ आ जाएगा तो कृषि कार्य ठप हो जाएगा क्योंकि पानी जमा रहेगा। दूसरा कारण क्या हो जाएगा कि जान माल जो है डूब कर मर जाते हैं, जिससे वो नुकसान हो जाता है। तीसरा कारण को मरे हुए जान माल के बाद जब बाढ़ के बाद जो है पानी कम होता है तो धूप के कारण के जो है उसमें जो अनेकों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, मतलब उस प्रकार की बीमारी जैसे हैजा, चेचक, ये सब का, मलेरिया, इस प्रकार की बीमारी फैल जाती है। चौथा कारण आप बता सकते हैं कि हानि बता सकते हैं कि भाई आवागमन का जो है मार्ग दिक्कत हो जाता है, रुकावट हो जाता है, कहीं पुल टूट जाता है तो कभी सड़क टूट जाती है, ठीक है। पांचवा कारण आप बता सकते हैं कि मकान और संसाधनों का बहुत भयानक क्षति होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाले सावधानियों को लिखें। आगे क्या बोल रहा है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाले सावधानियों को लिखे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला बोल रहा है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित हैं। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला है, बाढ़ से पहले सरकार द्वारा दी जाने वाली सावधानियों पर चलना चाहिए। देखिए जहां पर भी जिस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना रहती है तो वो सरकार के मौसम विभाग है, वो मौसम विभाग पहले से इन्फॉर्म कर देती है कि इस एरिया में बाढ़ आने वाली है। तो बाढ़ आने वाली है तो सरकार जो है अनेकों प्रकार की चेतावनियां जारी कर, तो क्या करना कि उस सरकार की चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा नहीं करना चाहिए, सरकार जो नियमानुसार है, सरकार की जो चेतावनी के जो नियमानुसार है उसके अनुसार चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि बाढ़ से पहले सरकार द्वारा दी जाने वाली सावधानियों पर चलना चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए? लोगों को नाव चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को जो है जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जहां पर हर साल बाढ़ आता है वहां पर नाव चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और लोगों को नाव भी मुहैया करवाना चाहिए सरकारी तौर पर, ठीक है। तीसरा
आप जो है सावधानी बरत सकते हैं। बाढ़ आने से पहले खाद्य पदार्थों का प्रबंधन कर लें। तो बाढ़ आने से पहले क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों मतलब भोजन के सामग्री का आप प्रबंधन कर सकते हैं। आपको पता है कि हर एक साल इस मंथ में हमारे एरिया में बाढ़ आ जाता है, तो आप जो है खाद्य पदार्थों की सामग्री जैसे खाने पीने का सामान को पहले से ही आप वो 2-3 महीने के लिए रख लें, जिससे आपको बाढ़ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। मकानों को नदी के किनारे नहीं बनाएं, मकानों को नदी के किनारे नहीं बनाएं। 5वां है टॉर्च, पॉलीथीन, बॉस आदि को अपने साथ रखें। इस प्रकार की जो गैजेट है जो रोशनी दे, उस प्रकार की जो अपने उपयोगी सामान को अपने पास रखें। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है कि टॉर्च, पॉलीथीन ये सब, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि अपने उपयोगी सामान को अपने पास रखें, ठीक है। उपयोगी सामान को अपने पास रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि देखिए आगे का प्रश्न है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। बाढ़ नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो देखिए बाढ़ नियंत्रण के जो है यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण के कुछ उपाय दिया गया है, 4 उपाय दिया है, जो कि ये लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है। आप 10 उपाय बता सकते हैं। आपदा प्रबंधन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि जो हम PDF में लिखे हैं आप वही लिखिएगा। आप 10 उपाय बता सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो बता सकते हैं, ठीक है। तो बाढ़ नियंत्रण के सबसे बड़ा उपाय क्या है? तो नदी के किनारे बांधों का निर्माण कर इसे समय समय पर मरम्मत कर लेना चाहिए, ठीक है। बाढ़ कब आती है? जब नदी में पानी ज़्यादा आती है, नदी में पानी बहुत ज़्यादा आने के कारण बांध टूट जाता है, तो बांध टूटने के कारण बाढ़ आती है, ठीक है। तो आपके एरिया में, आपके अगल बगल में अगर कहीं पर भी बांध है तो उसको जो है समय समय पर मरम्मत करते रहना चाहिए, जिससे जो है वो बांध मजबूत रहे और पानी जब ज्यादा मात्रा में आए नदी में तो वो टूटे ना, ठीक है। तो यहीं पर यही बोल रहा है कि नदी के किनारे बांधों का निर्माण कर इसे समय समय पर मरम्मत कर लेना चाहिए। दूसरा है इन नदी बांधों के ऊपर पेड़ पौधे लगा देना चाहिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं ना कि मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। तो मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं तो इसको जो है ना वहां पर जो कहीं देखते होंगे कि नदी जो है मिट्टी काट देता है। तो मिट्टी काटता है क्यों? क्योंकि वहां पर मिट्टी ढीला रहता है। अगर वहीं पर बहुत घना पेड़ पौधा रहेगा ना तो कम मिट्टी काट पाएगा नदी। तो इसलिए जो बांध के ऊपर जो है पेड़ पौधों को लगा देना चाहिए। तीसरा है कि विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए। देखिए ये सरकार की बहुत पहले कर लेना चाहिए था ये सरकार को। उस योजना का नाम था नदी जोड़ योजना, ठीक है। हम बार बार अपने बच्चों को पढ़ाते हैं नदी जोड़ योजना। अगर पूरा देश की नदी को, पूरा भारत की नदी को आपस में जोड़ दिया जाए तो भारत में कभी बाढ़ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारत एक विविधता वाला प्रदेश है। जिस समय हमारे बिहार में बाढ़ आया रहता है, उसी समय किसी दूसरे क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया और दूसरे क्षेत्र में जो है सूखा पड़ा रहता है, वहां पर पानी की किल्लत रहती है। अगर नदी जोड़ योजना से पूरा देश के नदी को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा ना कि जब पानी ज्यादा मात्रा में आएगा तो पानी चला जाएगा दूसरे राज्य में, और दूसरे राज्य में चला जाएगा तो जहां पर सूखा क्षेत्र में चला जाएगा तो वहां पर उसको उपयोग हो जाएगा। तो हमारे भारत सूखा से भी बच जाएगा, हमारे भारत बाढ़ से भी बच जाएगा। लेकिन सरकार जो है इस योजना करने में फेल हो चुकी है और हमें नहीं लगता है कि अब ये योजना सफल हो पाएगी, क्योंकि अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, बहुत सारे विकासशील प्रोजेक्ट हमारे एरिया में लग गया है। तो अब नदी जोड़ योजना के कारण उस प्रकार की जो है अलग अलग मिट्टी का खन्ना, अलग अलग नदी बनाना, नहर बनाना, तो वो अब संभव नहीं लग रहा है। लेकिन सरकार चाहेगी तो कर सकती है। तो ये योजना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विभिन्न नदियों को जो है आपस में जोड़ने का काम कर सकती है। चौथा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर बांधों का सही समय पर जांच करते रहना चाहिए, ठीक है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर अध्ययन करना चाहिए, वहां पर जो है टीम भेजकर जो है ये पता करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर बाढ़ बार बार क्यों आता है और उस समस्याओं को जो है दूर करने की कोशिश करना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है। देखिए आगे का प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? सूखे की स्थिति को प्रभावित करें। तो सूखा क्या होता है? सूखा क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में बारिश कम होती है और बारिश कम होती है तो नदियां में पानी भी कम आ जाती है, नदियां सूख जाती है, पानी का लेयर नीचे चला जाता है, जमीन जो हमारे पीने वाले पानी है जमीन के नीचे से आता है उसका लेयर भी नीचे चला जाता है। तब क्या होता है कि वहां पर पानी की किल्लत हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूखा।
तो कह रहा है कि सूखे को परिभाषित करें तो यहां पर देखिए, वर्षा के मौसम में वर्षा न होना तथा तेज धूप निकलना जिससे किसान खेती नहीं कर पाए, तो ऐसे स्थिति को सूखे की स्थिति या सुखाड़ कहा जाता है। ठीक है, जब बारिश के समय में बारिश नहीं हुआ, तेज धूप निकल गया और किसान जो है बारिश की कमी के कारण जो है खेती नहीं कर पाए, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं सुखाड़ या सूखे की स्थिति कहते हैं। सूखे की स्थिति से तीन बड़ी समस्याएं पैदा होती है। सूखे की स्थिति से कितने बड़ी समस्याएं पैदा होती है? तीन बड़ी समस्याएं पैदा होती है। पहला समस्या होती है पानी की कमी। पहला समस्याएं क्या होती है? पानी की कमी। दूसरा समस्याएं होती है मवेशियों की चारा की कमी। दूसरा समस्याएं क्या होती है? मवेशियों की चारा की कमी। ठीक है, और तीसरा समस्या क्या होती है? खाद्यान्नों की कमी। देखिए, जब सूखा आएगा तो खेती होगा ही ये नहीं। ठीक है, दूसरी बात पानी नहीं आ पाएगा। ठीक है, मवेशियों को चारा भी नहीं मिल पाएगा। तो ये तीन बड़ी समस्याएं, पानी की कमी, मवेशियों के लिए चारा की कमी और खाद्यान्न की कमी। किसकी कमी? खाद्यान्न की कमी। ठीक है, अगला प्रश्न बोलता है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। सुखाड़ के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं उसके बारे में हम लोगों को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं सुखाड़ के लिए। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ओके, तो आगे बोल रहा है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक क्या क्या है? तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। आप देख रहे होंगे कि हमारे भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मकान बढ़ रहे हैं, लोग अलग अलग घर ले रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां बैठ रही है। तो ये जो नई नई फैक्ट्रियां बैठ रही हैं, नए नए घर बन रहे हैं, क्या परती जमीन पे बन रहे हैं? नहीं, परती जमीन या बंजर जमीन पे नहीं बनते हैं। उपजाऊ जमीन पे जो जंगल काट कर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जंगल, भारत में जो है अनेकों प्रोजेक्ट के लिए बड़ा बड़ा वन काट दिया जाता है, वृक्ष काट दिया जाता है, पूरा जंगल उजाड़ दिया जाता है। तो यह सबसे बड़ी कारण है सुखाड़ का, क्योंकि बारिश जो होती है ना, वो पेड़ पौधे के कारण ही होती है। पेड़ पौधे के कारण वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन के कारण, पेड़ पौधे के कारण जो है बारिश होती है। जिस एरिया में पेड़ पौधे कम रहते हैं, जिस जगह पर पेड़ पौधे कम रहते हैं, वहां पर बारिश बहुत कम होती है। जैसे आप राजस्थान वगैरह में देख लीजिएगा, वहां पर पेड़ पौधा है ही नहीं, तो वहां पर बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, हाँ, एक कृत्रिम रूप से आप बारिश करवा सकते हैं। हाल ही फिलहाल में आप सुने होंगे कि सऊदी अरेबिया में इतना सारा बारिश हुआ कि पूरा सऊदी अरेबिया दह गया। तो कृत्रिम रूप से करवा सकते हैं, लेकिन उतना बेहतर टेक्नोलॉजी हमारे भारत में भी आई नहीं है, और वो बहुत ही महंगा टेक्नोलॉजी है। सऊदी अरेबिया से बहुत आगे निकल गए, जो वहां पर कृत्रिम रूप से बारिश करवा देते हैं। ठीक है, दूसरा है कि पेड़ पौधे को न लगाना। हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधे को अंधाधुंध काट रहे हैं और लगा नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे हम आप अपना घर ही बनाए, तो घर बनाए तो आप कम से कम 2-4 पेड़ पौधे तो जरूर कटता है। तो क्या करना चाहिए कि हमें पेड़ पौधे को, घर जैसे ही बनाए उसके गेट के आगे 1-2 पौधा लगा लेना चाहिए, जिससे जो है पेड़ पौधे की कमी नहीं हो। ठीक है, तीसरा है कि विभिन्न कारणों से वायु प्रदूषण का होना, यह भी जो है बहुत बड़ी समस्या है बारिश का ना होने का, सुखाड़ आने का। ठीक है, तो विभिन्न कारणों से वायु प्रदूषण, जैसे मोटर व्हीकल आप देखते होंगे, पेट्रोल डीजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया, फैक्ट्री के कारण और भी चीजें के कारण जो है वायु प्रदूषण हो जा रहा है। भूमि के तापमान में वृद्धि होना। अब इसलिए बात है, आप पेड़ पौधे काटिएगा तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का जो है वो ज्यादा पेड़ पौधे नहीं ले पाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हमारे पृथ्वी पर बढ़ेगी तो हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का तापमान जो है इसलिए बढ़ता है कि सूर्य से जब किरणें आती है, सूर्य से जब किरणें आती है तो धरती दिन में उसको सोख लेती है। सोख लेने के बाद जब शाम होती है तो धरती जो उसकी उष्मा को धीरे धीरे छोड़ने लगती है, तो उस उष्मा को जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाने से रोकता है। तो हमारे वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा तो हमारा वायुमंडल ठंडा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो हमारा वायुमंडल गर्म रहेगा। ठीक है, आगे है वर्षा जल का जमाव नहीं होना। हम लोग बारिश के पानी को ऐसे ही बहा देते हैं, छत वगैरह पर, टंकी सब में जो है जमाव नहीं करते हैं। अब बेमौसम बारिश होना, आप देखिए हमारे भारत में अधिकतर क्षेत्र में जो है बिना मौसम का, जिस मौसम में बारिश होना चाहिए था उस मौसम में बारिश नहीं होती है, जिस मौसम में बारिश नहीं होना चाहिए उस मौसम में बारिश होती है, जिस वजह से जो है फसल खराब हो जाती है और सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि
सुखाड़ से बचाव के तरीके का वर्णन करें। सुखाड़ से बचाव का तरीका क्या हो सकता है? तो सुखाड़ के बचाव के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। जैसे ही सुखाड़ से प्रश्न पूछा जाएगा, सुखाड़ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप पेड़ लगाना मत भूलिएगा। ये टॉपिक लिखना मत भूलिएगा कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे। दूसरा, कुआं, तालाब, नहर आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रह करेंगे। ठीक है। तीसरा, नदियों को आपस में जोड़कर नहरों का निर्माण किया जाए। ये सरकार की काम है कि नदियों को आपस में जोड़कर नहरों का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। ठीक है। चौथा है, घरों की छत पर पानी का संचय किसी टंकी में किया जाए ताकि सुखाड़ में इसका उपयोग किया जाए। बारिश के पानी को जो पानी में स्टोर किया। देखिए, बारिश का जो पानी होता है ना, उसका पीएच मान होता है 7 जनरली। ठीक है। उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वो ना तो अम्लीय होता है, ना तो क्षारीय होता है, जिस वजह से बारिश के पानी को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो नल जल का पानी होता है उसका पीएच मान 6.8 हो जाता है या 7.4 हो जाता है, 8 तक भी चल जाता है। या तो वो क्षारीय होता है, नहीं तो अम्लीय होता है। ठीक है। जिस वजह से जो कल का नल का पानी होता है वो जल्दी ही स्टोर करने पर जल्द ही खराब हो जाता है। ठीक है। तो बारिश का पानी को स्टोर करके रखना। और पांचवा है, वायु प्रदूषण को कम करना। आप देखे होंगे कि लॉकडाउन में जैसे ही फैक्ट्री वगैरह ये सब बंद हुआ था तो भारी बारिश हुई थी भारत में, तो वो वायु प्रदूषण का जैसे ही कम हुआ वैसे ही जो है भारी बारिश होती है, बारिश अच्छे से होती है। ठीक है। तो वायु प्रदूषण का कम करना। ठीक है। अब यहाँ पर आगे का प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है और एक वीडियो में 10 प्रश्न डिस्कस कर, टोटल आपको जो है 40 डिस्कस लेंगे। तो और हम लोग जो है तब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको हम देंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ दोस्त पढ़ रहे हैं उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि भूकंप के केंद्र एवं अधिक केंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए, आपको जो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भूकंप के केंद्र किसे कहते हैं और अधिक केंद्र किसे कहते हैं, तो आज वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, भूकंप के केंद्र और अधिक केंद्र के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला, पृथ्वी के अंदर या गहराई तक, गहराई का वह बिंदु जहां से भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। आपको हम फिगर के माध्यम से बताते हैं। देखिए, मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऊपरी परत है। ठीक है। ऊपरी सतह जहां पर हम लोग जो मानव लोग जो है क्या करते हैं? निवास करते हैं। ये और यहाँ पर जो है ये अंदर में जो है बहुत प्रकार का उसका जो है लेयर बना हुआ है पृथ्वी का। ठीक है। ये बना हुआ है। तो अब जो है पृथ्वी के जो है केंद्र में, मतलब कि चलिए भूकंप यहां से उत्पन्न हुआ। ठीक है। भूकंप कहां से उत्पन्न हुआ? तो भूकंप जो है आपका यहां से उत्पन्न हुआ, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या? तो इसको कहेंगे भूकंप का केंद्र। भूकंप का क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। मतलब पृथ्वी के अंदर वैसा स्थान जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी के अंदर वैसा स्थान जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र कहते हैं। और भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है, मतलब पृथ्वी के नीचे होता है। ठीक है। भूकंप का केंद्र कहां होता है? तो पृथ्वी के नीचे होता है। जैसे एक बात बताते हैं कि कोई वृत्त, आप इतने समझ लिए, मैथ जब पढ़ते हैं तो कोई वृत्त का केंद्र क्या होता है? वृत्त के अंदर होता है। वृत्त का केंद्र कहां होता है? तो वृत्त के अंदर होता है। तो उसी प्रकार जो है भूकंप का केंद्र कहां होता है? पृथ्वी के अंदर होता है। अब अधिक केंद्र क्या होता है? तो भूकंप के केंद्र के ऊपर धरातल पर वह बिंदु जहां भूकंप के तरंगों का सबसे अधिक अनुभव होता है उसी बिंदु को अधिक केंद्र कहते हैं। अब मान के चलिए क्या है कि भूकंप का केंद्र यहां पर है और इसके ऊपर में धरातल पर, यहां पर जो है ऊपर में ऊपरी परत में, जहां पर मानव लोग निवास करता है तो ऊपरी परत में यहां पर जो बहुत ज्यादा भूकंप हमको अनुभव हुआ, तो इस केंद्र को, इस जगह को हम लोग कहेंगे अधिक केंद्र। तो केंद्र पृथ्वी के नीचे और अधिक केंद्र पृथ्वी के ऊपर, जहां पर हम लोग निवास करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर वहां पर जहां पर हमें भूकंप की मात्रा ज्यादा अनुभव होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र पृथ्वी के ऊपर धरातल पर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टोटल 10 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।